वेलकम स्टूडेंट्स। और अब हम ड्यूअल नेचर को रिवाइज करेंगे। बोर्ड के लिहाज से एटम मॉलिक्यूल न्यूक्लियाई 6 मार्क्स का और ड्यूअल नेचर 4 मार्क्स का सिस्टम है, मतलब क्वेश्चन पे उसमें आते हैं। तो 10 नंबर से आपका ये मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1 कहलाता है। मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 2 में सेमीकंडक्टर आता है। इसको रिवाइज करते हुए हम आगे चलते हैं। आइए, इसमें आपको सबसे पहले तो इसमें ड्यूअल नेचर में कुछ खास नहीं है, आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए और लॉजिक पता होना चाहिए। टर्म्स हमारे पास क्या है, हमें पता होना चाहिए। वर्क फंक्शन आपको पता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम मेटल सरफेस, दैट इज वन। सेकेंड थिंग, stopping potential. The value of that retarding potential at which the photoelectric current becomes zero is called cutoff or stopping potential for a given frequency of incident radiation. Indirectly stopping potential ये नापता है कि कितनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है। वर्क फंक्शन है कितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिनिमम चाहिए। आइए, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको देसी भाषा में समझा दूं। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन को बाहर आने में 20 जूल एनर्जी चाहिए, तो अगर आप 20 जूल से कम एनर्जी देंगे तो वो चलेगा ही नहीं, ये वर्क फंक्शन ने बता दिया। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताती है वो फ्रीक्वेंसी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको 20 जूल मिल जाएगा, उससे कम आप देंगे तो जाएगा ही नहीं। क्लियर? अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? मान लो आपने 20 से ऊपर 25 जूल दे दिया, तो 20 जूल तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए लगा और बाकी 5 जूल उसके अंदर होगी। तो ये 5 जूल हमारी जो एनर्जी आएगी वो उसको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका 5 जूल के बराबर हो जाएगा, जिस पर वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। आइए, इसके ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी का हमने आपके सामने ग्राफ दिया। इंटेंसिटी यदि जीरो है तो ग्राफ जीरो है। देखिए, जिस समय आप वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो इंटेंसिटी आती है प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? ये वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर है। तो पार्टिकल नेचर के अंदर इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर एरिया। तो इसलिए जैसे ही आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, आप पॉज करके देख लीजिएगा, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब आपने फोटोन पर एरिया बढ़ा दिया। ज्यादा फोटोन को डाला तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, इसलिए करंट बढ़ेगी। आपके पास फॉर्मूला I = VDENA से। ये दूसरा देखिए, इसके अंदर क्या है, आपने फ्रीक्वेंसी को ले लिया कांस्टेंट और इंटेंसिटी अलग अलग किया। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने के नाते आपकी एनर्जी तो बराबर है, लेकिन इंटेंसिटी बदलते बदलते अलग अलग सैचुरेशन करंट होगी, क्योंकि आपने क्या दिया है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे दी, ज्यादा फोटॉन्स डाले, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। लेकिन इसके अंदर क्या है, आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, क्योंकि एनर्जी जो आपके पास आएगी वो कांस्टेंट होगी जिस पर उसको रोकना है। ध्यान दीजिएगा, 3 इंटेंसिटी दिखाई आपको, I1, I2, I3। I1 की इंटेंसिटी सबसे कम है, I2 की उससे ज्यादा, I3 की उससे ज्यादा। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों केस में सेम ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। और देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल लेफ्ट साइड पे आएगा, क्योंकि रिटार्डिंग नेगेटिव पोटेंशियल मुझे चाहिए। आइए, अब ये ग्राफ देखिए, इसमें आपने फ्रीक्वेंसी को अलग अलग किया परंतु इंटेंसिटी सेम रखी। फ्रीक्वेंसी को अलग अलग किया, h न्यू को, और इंटेंसिटी सेम रखी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा। लेकिन इंटेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स आपने बराबर मारे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर ही निकलेंगे और करंट भी उतनी ही रहेगी। इसलिए ये ग्राफ देखिए, इसमें रिटार्डिंग पोटेंशियल आपके पास अलग अलग है और सैचुरेशन करंट हमारे पास सेम है। आइए, अगली बात, ये ग्राफ बनाया है हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फ्रीक्वेंसी का। आप देख सकते हैं न्यू नॉट से नीचे हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है ही नहीं, क्योंकि वो निकला ही नहीं है। यही न्यू नॉट हमारे पास इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी।
तो अब ये देखिए इस वाले का अगर आप ग्राफ देखना चाहते तो क्या आएगा, एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट। देसी भाषा में एच न्यू इज द गिवन एनर्जी, एच न्यू नॉट वो एनर्जी है जो वर्क फंक्शन के बराबर है, और ईवी नॉट क्या हमारे पास कितनी एनर्जी बाहर निकलेगी उसको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ई वी नॉट एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, हमने वी नॉट का ग्राफ बना दिया। अब देखो ये ग्राफ किस किस के बीच में, वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में है, तो इसका स्लोप क्या है, एच अपॉन ई। याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का यदि ग्राफ बनेगा उसका स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि एच भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है। वी नॉट न्यू नॉट बदलता रहेगा क्योंकि हर एक का अपना अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटरसेप्ट होगा, वो इंटरसेप्ट पता लगेगा, इंटरसेप्ट को पता लगेगा आपका कितना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्लियर, आगे चलें। अब आइए, अब हमारे पास 4 नियम हैं इसके, और हमें इन 4 नियमों को, पहले तो 4 नियम समझने हैं, उसके बाद इन चारों नियमों को हम क्या करें, हमको ये चारों नियम आइंस्टाइन की इक्वेशन से प्रूव करने हैं। सबसे पहला कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे आपके पास ये काम नहीं करेगा, क्योंकि उससे कम आप वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी उसको नहीं दे पा रहे हैं। आप इसको कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बिलो विच एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स कंप्लीटली हाउएवर ग्रेट द इंटेंसिटी मे बी। सेकंड देखिए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। मैंने आपको पता है इंटेंसिटी का मतलब क्या है, ज्यादा फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो ज्यादा फोटोन मारने का मतलब ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और करंट बढ़ेगी। सो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देखिए, फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइडेड द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड, क्योंकि उससे नीचे तो काम चलना ही नहीं वाला, आपको उससे ज्यादा ही करना है। ये दूसरा लॉ है हमारा। तीसरा लॉ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आप समझिए फ्रीक्वेंसी एच न्यू, माने फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, करंट नहीं बढ़ेगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा पर इलेक्ट्रॉन। वही लिखा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, माने करंट से इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर, आइए ये है चौथा लॉ, नो टाइम लैग। देखिए जब मैंने आपको पहले बताया हमारे पास ये ड्यूअल नेचर है, इसमें फोटोन आता है और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। आपको पता है हम पहले भी कोलिजन पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। कोलिजन का मतलब होता है कि टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू बॉडीज इज नेग्लिजिबल। यही इसने कहा, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इंसिडेंस ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, ये अब ये इस आइंस्टाइन की इक्वेशन को लिखने के ये तरीके हैं। इसमें एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर है पहला। एच न्यू नॉट हमारे पास वर्क फंक्शन होगा, हाफ एम वी स्क्वायर ई वी नॉट होगा। हमने इसको डब्ल्यू लिख लिया। आप हाफ एम वी स्क्वायर को ई वी नॉट भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्लस ई वी नॉट, या एच न्यू नॉट प्लस ईवी नॉट। ये चारों एक ही प्रकार की चीजें हैं, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यू एच न्यू नॉट है और हाफ एम वी स्क्वायर ईवी नॉट है। क्लियर, इसमें कोई सा भी फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको ये पता लगेगा। आइए ये हमने इसकी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में कर दिया, क्योंकि इक्वेशन थी एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की मदद से आइंस्टाइन के सारे नियमों को अब हम पूरा करने वाले हैं। सारे नियम देखिए, उनको एक एक करके हम करेंगे। ये देखिए, पहला एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज, पहला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का है। देखिए आपके पास जो इक्वेशन ऊपर बनकर आई है उसमें हाफ एम वी स्क्वायर, आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसके लिए एकमात्र कंडीशन है न्यू को न्यू नॉट से बड़ा ही करना पड़ेगा। इसका मतलब यही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, न्यू नॉट से ऊपर होकर ही आपके पास करंट निकलेगी। दूसरा इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, ज्यादा फोटॉन्स आएंगे माने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब ज्यादा एनर्जी निकलेगी, ये हमारे पास काम आएगा, सैचुरेशन करंट बढ़ेगी। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल एच न्यू पर डिपेंड करता है एनर्जी।
अब ये देखिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर मैंने ऊपर टॉप में देख सकते हैं एच न्यू बढ़ा दिया, न्यू बढ़ा दिया, न्यू बढ़ाते ही एच न्यू माइनस न्यू नॉट बढ़ गया, हाफ एम वी स्क्वायर बढ़ गया, हाफ एम वी स्क्वायर बढ़ गया, तो ई वी नॉट बढ़ गया। वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, लेकिन सैचुरेशन करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। चौथा लॉ आपको पता है टाइम लॉ का, वो आप वैसे भी कह सकते हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है आपके पास दोनों फोटोन उसके टकराने की। अब हमारे पास एक और चीज आती है डी ब्रॉगली की वेवलेंथ, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, इसका कई बार ग्राफ भी आ जाता है। सुनिए, डी ब्रॉगली ने कहा कि हर पार्टिकल जिसमें कुछ भी मोमेंटम है उसमें उससे एसोसिएटेड कुछ वेवलेंथ होती है, और उसने फॉर्मूला दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जब पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दी 6.62 10⁻³ सेकेंड। इज इट क्लियर? अब इसको हम आगे यूज करेंगे। अब देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल वी द एनर्जी और वर्क डन ईवी, और ये वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी तो बदलेगा नहीं, सिर्फ काइनेटिक कर लेगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये देखिए, तो हमने क्या किया, इस एनर्जी को ईवी को हाफ एम वी स्क्वायर से निकाल के वी निकाल लिया। अब ऊपर का ध्यान रखना, मेरे को करना क्या है, एच अपॉन एम वी करना, मुझे वही है एच अपॉन एम वी, उसमें एम की वी की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी, मेरे पास आंसर आ गया एच अपॉन 2 MEV, राइट, 2 MEV। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, ई ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, उनकी जब मैंने पूरी वैल्यू रखी तो मेरे पास वैल्यू उसकी आ जाती है, इट कम्स आउट टू बी 12.27 अपॉन रूट वी आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा, एग्जाम में क्या होगा, कई बार उसमें आपको एनर्जी दे देगा, माने ईवी दे देगा सीधा, तो 2m इंटू ई कह सकते हैं आप, यहां पर ऊपर लिखा हुआ है। यही हमारे पास इस चैप्टर में आपके बोर्ड के लिए करने लायक है। एक और आखिरी चीज है जो मैं वर्बली बता दूं क्योंकि उसको डिटेल क्वेश्चन आ नहीं सकता, वो है डेविसन जर्मर के बारे में। डेविसन जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है, जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ है, ये देखिए ये पूरा कैलकुलेटेड है, ये डी ब्रॉगली का पूरा कैलकुलेटेड है। तो डेविसन जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने फिजिकली एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के डिफ्रैक्शन की मदद से वो वेवलेंथ निकाली, और वो वेवलेंथ और जो डी ब्रॉगली ने बताई लगभग सेम आई। तब ये कहा गया कि डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस ठीक है, राइट। ये हमारे पास, एंड इसके साथ ही मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, आपकी बोर्ड की रिवीजन में इतने की ही आवश्यकता है। ऑल राइट, थैंक यू, खुद करें, फ्रेंड्स को दीजिए, ओके बाय।